सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आप सभी को पता होगा कि व्हाट आर द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें एसिड के जो सेंटर होता है, जहाँ पे आपका वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसके उस सेंटर के साथ जो भी जैसे हाइड्रोजन अगर अटैच्ड हैं तो उनकी जगह पे अगर कोई और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो एक डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ करनी है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में, सॉरी, के दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस व्हेन इन वाटर, व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो बहुत लो होती है, और जो पीएच वैल्यू ऑफ द वीक एसिड होती है इन द सॉल्यूशन वो आपकी 3 to 5 होगी, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स की 1 to 2 इतनी हो सकती है। देन जो एसिड्स हैं दे उनका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई होती है। ये सब हम आगे करेंगे कि व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो होती है हायर होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वो हम अगली स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। और जो वीक एसिड्स होते हैं उसमें जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो लो होती है। क्लियर। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके पास जितने भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं उन सभी को वो रिलीज़ कर देता है सॉल्यूशन में, जबकि वीक एसिड्स जो हैं वो सब H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ नहीं करता इनटू द सॉल्यूशन। इसका मतलब है उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, मतलब जैसे जैसे अगर H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट भी हो गई सॉल्यूशन में तो वो बैक जो है वो आपका स्टार्टिंग एसिड जो है वीक एसिड बना देता है। तो सारे के सारे आयंस जो हैं डिसोसिएट नहीं होते हैं इनटू द सॉल्यूशन इन केस ऑफ वीक एसिड्स। और अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं आपके, वो मिनरल एसिड्स जो होते हैं ना, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहे जाते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4, ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो वीक एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होंगे वो वीक एसिड्स होंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स आपको मैंने ये फर्स्ट ईयर में भी बताया है, इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है आपका CH3COOH, ठीक है। और ये आपके क्या होंगे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जितने भी इन ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। बाकी उनमें भी आगे फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, वो तो अलग बात है। और देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम ये हमारा फिज़िकल कंसेप्ट है जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंटली ये पता कर सकते हैं फ्रॉम द डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो इसमें एक एग्जांपल अगर हम लें जिसमें कि आपकी डिसोसिएशन किसकी हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है या आयोनाइजेशन हो रही है एक एसिड की, जनरल हमने फार्मूला लिया हुआ है HA, ठीक है। HA की डिसोसिएशन हो रही है तो वो H पॉजिटिव और A नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, देख रहे हैं आप सबसे ऊपर वाला रिएक्शन, अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इस रिएक्शन के लिए जो है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। जो दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका द रेशो ऑफ द, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, वेयर A रिप्रेजेंट्स एसिड और इट इज़ द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो आपका Ka है या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। तो मीन्स अगर आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी Ka की
तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमने पिछली स्लाइड में किया ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। लेकिन इसको के ए की फॉर्म में जो है एक्सपेरिमेंटली हम नहीं निकालते हैं, इसको निकालते हैं पोटेंस ऑफ के ए की फॉर्म में, पी के ए की वैल्यू में। जैसे आपने किया है ना पीएच, पीएच क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन होता है पीएच, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका पी के ए है वो क्या होता है, माइनस लॉग के ए, मीन्स 1, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन लॉग के ए। यहाँ पे अगर के ए ग्रेटर है, के ए ग्रेटर है तो पी के ए मीन स्मॉलर होगा, और के ए अगर स्मॉलर है तो पी के ए जो है वो ग्रेटर होगा। क्लियर हो गया ना, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पी के ए और के ए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ऑफ कोर्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, लेकिन अगर आपकी पी के ए की वैल्यू ग्रेटर है तो एसिड कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपको, कई बार आपको क्वेश्चन जो है वो के ए की फॉर्म में आ जाता है, कई बार पी के ए की फॉर्म में आ जाता है। तो के ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के, तो इसलिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। लेकिन पी के ए अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के ए के, तो दैट्स वाई ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के ए वीकर इज द एसिड। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में कुछ डिसोसिएशंस मैंने बताई हुई हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, HF है, HCOOH है। अब देखो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का अगर हम लें तो एसिटिक एसिड के लिए जो है पीकेए की वैल्यू 4.76 है, और फॉर्मिक एसिड के लिए 3.70 है पीकेए की वैल्यू। तो फॉर्मिक एसिड की पीकेए वैल्यू लेस है ना, तो मीन्स एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में जो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ वो आपका फॉर्मिक एसिड हुआ। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड, strong acid than that of the फॉर्मिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड देन दैट ऑफ द एसिटिक एसिड। तो हमारे को पी के ए की वैल्यू से इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो पता चल जाती है। तो एक वे तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करने का। अब वैसा ही आपका दूसरा बेसिस के साथ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बेस की आयोनाइजेशन की हुई है तो यहाँ पे जैसे MOH की आयोनाइजेशन है, इक्विलिब्रियम में है, M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बन जाता है डिसोसिएशन से। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए या आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बी, सॉरी यहाँ पे हम बी लिखते हैं बिकॉज जो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है वो बी या ए लिखा जाता है, तो बी फॉर बेस और ए फॉर एसिड, है ना। तो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ द टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें बाकी चीज़ों को अगर कांस्टेंट कर दें तो के बाकी चीज़ों को अगर आप यूनिट ले लें या कांस्टेंट करते हैं तो के बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इस केस में भी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के बी की अगर बात करें, अगर के बी की वैल्यू लार्ज है तो आपका बेस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे भी हम पी के बी निकालते हैं, तो पी के बी जब निकालेंगे तो ये होता है माइनस लॉग ऑफ के बी, यानी कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स है ये, के बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के बी वीकर इज द बेस। पी के बी की वैल्यू आपकी या पी के ए की वैल्यू ज़्यादा होना उस बेस को वीक बना देता है या उस एसिड को वीक बना देता है। अब जैसे यहाँ पे हमने भी डिसोसिएशन ली है कुछ बेसिस की इन वाटर, तो उसमें जैसे अगर आपने सपोज़ आपको पता करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से या आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है C6H5NH2। तो अगर आपने सपोज़ इन दोनों को कंपेयर करना है कि एनिलीन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गर बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इनकी पता करनी है, तो आप सीधे क्या देखेंगे, पी के बी वैल्यू देखेंगे इनकी। तो पी के बी वैल्यू अगर आप देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लेसर है और जो आपका एनिलीन है उसकी ज़्यादा है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की देखिए 3.25 है, तो इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस देन दैट ऑफ दिस एनिलीन।
ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह और बेसिस को भी आप कंपेयर कर सकते हैं बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ पी के बी। तो वो आपको गिवन होगी पी के बी की वैल्यू। देन अब हमने बात की थी लुईस एसिड और लुईस बेसिस की। तो हमें पता है कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं। लुईस एसिड्स जो हैं वो यहाँ पे भी हमने लुईस एसिड और लुईस बेसिस में ही इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ना है। तो ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये है इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड्स एंड बेसिस के बारे में करेंगे हम। तो लुईस एसिड हमें पता है क्या है। लुईस एसिड्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं ए से, है ना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो हैं वो लुईस एसिड्स हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो हैं वो बेसिस हैं, होते हैं ना, लुईस बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। और जो आपके पास लुईस एसिड, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ तो एक्सेप्ट वो तभी करेगा ना कोई चीज़, इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ क्यों लेगी इलेक्ट्रॉन, जब वो डेफिशिएंट होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो आपके लुईस बेसिस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तभी तो वो डोनर हैं, तभी तो वो दे पाएंगे। जिसके पास ज़्यादा चीज़ होगी वही दे पाएगा दूसरे को। तो बेसिस जो हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और नेक्स्ट इज़ जो आपके लुईस एसिड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएंगे दूसरे से, मतलब अगर बेस ने उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं तो लुईस एसिड मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, दे मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इसके पास। और जो लुईस बेस होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन जो देने हैं उसने, तो एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़रूर होना चाहिए लुईस बेसिस में। तो ये तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और उसके बेस पे ही हम आगे अब ये करेंगे। तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस है वो किससे अफेक्ट होती है, सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट जो भी अटैच्ड होते हैं विद द लुईस एसिड और लुईस बेस से। द इफ़ेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, कौन से इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड स्टीरिक इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वन बाय वन इसको हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये आपने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट जो है। तो अगर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव आई इफेक्ट अगर आपका है तो वो कैसा होगा, वो ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप पॉजिटिव आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है, सब्स्टिट्यूएंट कोई लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स द ग्रुप हैज़ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मीन्स द ग्रुप हैज़ नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है उसमें। तो यहाँ पे अगर किसी ग्रुप, कोई ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है जिसका कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है वो सेंट्रल एटम से, है ना, सेंट्रल एटम से, मतलब लुईस एसिड और बेस की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे अगर सेंट्रल एटम से के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो वो इंक्रीज़ करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिक्रीज़ करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज़ करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अब ये लिया हुआ है, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है किसका, आपका BH3 का। BH3 क्या होता है बेटा, BH3 जो है वो लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। तो लुईस एसिड है BH3 में अगर ये H जो हैं, अगर इनको हम किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे इस केस में हमने ट्राईमिथाइल बोरोन मिथाइल से सब्स्टिट्यूट किया है और यहाँ पे हमने फ्लोरीन से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका क्या होता है, मिथाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, मींस वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर हो रहा है डायग्राम में, मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जबकि जो फ्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है।
फ्लोरीन बोरोन के साथ। तो बोरोन जो है, बोरोन ने आइदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं या फिर बोरोन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन बोरोन करेगा, क्योंकि वो है लुईस एसिड का सेंटर। ठीक है, किससे करेगा, लुईस बेस से, लुईस बेस से एक्सेप्ट करेगा बोरोन। तो अगर बोरोन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए अगर बोरॉन, तो इसका मतलब है वो आपका स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है वो आपका क्या है, ट्राई मिथाइल बोरॉन जो है वो लेस एसिडिक होता है देन दैट ऑफ द BH3 देन दैट ऑफ द BF3। तो ये BF3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड क्यों हो जाता है, बिकॉज इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं, दीज आर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो विड्रॉ कर लिए जाते, विड्रॉ किया जाता है टुवर्ड्स द फ्लोरीन बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन। जब ये विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पे बोरॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, बोरॉन जो है BF3 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इसको अब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। तो इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, लुईस बेस से इमीडिएटली ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा BF3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लुईस बेस की बात करें तो अमोनिया हमारा लुईस बेस होता है, इसमें आपका नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर ये इसके सब्सटीट्यूएंट, इसके हाइड्रोजन्स आर सब्सटीट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप और फ्लोराइड, आपके फ्लोराइड ग्रुप से अगर सब्सटीट्यूट कर दिए जाएं तो अब इसमें क्या होगा, मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन। जिसने डोनेट करने हैं ना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये नाइट्रोजन ईजिली डोनेट कर पाएगा। इसीलिए जो है ट्राईमिथाइल अमोनिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होता है। देखिए ऑर्डर बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द लुईस बेस स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द लुईस बेस स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है तो विदड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, बेशक लोन पेयर है पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा एसिड को, तो दैट्स वाई इट इज़ सो। देन इंडक्टिव इफेक्ट के बाद दूसरा इफेक्ट जो हम करेंगे वो है रेजोनेंस इफेक्ट। तो अब देखिए हमने इंडक्टिव इफेक्ट में तो ये कर लिया कि आपका जो जैसे हमने किसका किया, अगर BX3 फ्लोराइड लगे हैं, क्लोराइड लगे हैं, कोई भी लगे हैं, या आपका BH है या आपका BH3 है या आपका B मिथाइल 3 है, तो इसमें हमने ये बोला कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो ये इसका लुईस एसिड स्ट्रेंथ ट्राईमिथाइल बोरोन की कम होगी देन दैट ऑफ BH3 देन दैट ऑफ दिस। अब अगर ये जो BX3 हैं इन्हीं में ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर BX की जगह हम रिप्लेस कर दें फ्लोराइड, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उसके बाद होती है, फिर ब्रोमीन की होती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे तो BF3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होना चाहिए देन दैट ऑफ BaCl3 एंड BCl3 एंड BBr3। लेकिन होता क्या है, होता एक्चुअल में जो ऑर्डर फॉलो होता है इस केस में वो ये होता है, मतलब BF3 जो है वो वीकेस्ट जो है लुईस एसिड है देन BBr3। तो ये क्यों होता है, दैट इज़ ड्यू टू द, हम यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं देखना है, नॉट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट बट रेजोनेंस इफेक्ट भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस केस में जो ये नीचे वाला डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज़ कि जो आपका अगर जो BF3 है तो BF3 में ये है ना सेंट्रल, जिसने जो है एक्सेप्ट करने हैं इलेक्ट्रॉन, बोरोन है सेंट्रल एटम जिसने एक्सेप्ट करने हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेस
इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल। तो BF3 में F जो है और B जो है, इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सा होता है, बोरॉन का 2p ऑर्बिटल होता है। और F में जो फील्ड ऑर्बिटल है वो भी कौन सा है, 2p। देखो F में बेशक ये एक बॉन्ड ये बना रहा है B के साथ, लेकिन इसके पास और लोन पेयर भी तो हैं। वो लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट हैं, 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, मतलब इसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पे दे कैन, क्योंकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दे कैन डोनेट इट्स फील्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन थ्रू बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग बना देगा, लेकिन यहाँ पे है ना कि इसने इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ पाई बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्बिटल है, जो ये वाला ऑर्बिटल है, ये खाली नहीं रह जाता, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी कम नहीं रह जाती जितनी रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के साथ के कारण इसके ऊपर क्या करेक्टर आ जाता है कि ये पाई बॉन्डिंग बना देता है। और ये देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, अब बी के ऊपर नेगेटिव। तो बी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो जो लुईस आपका बेस होता है वो भी आपके नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। मीन्स इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग, है ना। इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई। तो आप अब बोलोगे कि फिर तो सभी के साथ ये बैक बॉन्डिंग बनाएगा, क्योंकि सभी में ही फील्ड है, क्लोरीन में भी फील्ड है, ब्रोमीन में भी फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये सभी के साथ बैक बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है वो फ्लोरीन के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप, जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p है ना, पी पाई बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। तो 2p के साथ पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए एनर्जी गैप बहुत कम है, तो बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में, है ना। जो पाई बॉन्डिंग इस तरह से होती है ना, पाई बॉन्डिंग, तो जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा होगा इस केस में, BF3 के केस में। जबकि अगर आप Cl लें तो Cl में ये जो अगर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दें ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे अब कौन से होंगे फील्ड ऑर्बिटल, मतलब फील्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, ये 3p में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ गया 3p और 2p में, ठीक है। जब एनर्जी गैप बढ़ गया तो ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो बैक बॉन्डिंग जो है वो लेस होगी, टू द लेस एक्सटेंट होगी। तो इसीलिए ये थोड़ा जो है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है देन BF3, और उससे ज़्यादा होती है BBr3, क्योंकि BBr3 में ब्रोमीन में 4p में जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये रेजोनेंस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो है हम लोग लेंगे, तो बैक बॉन्डिंग जब भी होगी तो BF3 की ये ज़रूरी नहीं है ना इसी फ्लोरीन के साथ हो, जो ये वाला फ्लोरीन लगा हुआ है ना इसी फ्लोरीन के साथ हो, नहीं, ये इस वाले फ्लोरीन के साथ भी हो सकती है, इस वाले फ्लोरीन के साथ भी हो सकती है आपकी बैक बॉन्डिंग। तो एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी बन जाएगी, और यहाँ पे पाई करैक्टर के कारण जो है वो आपके ऊपर बी के ऊपर कौन सा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो रहा ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, आपका वीक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस डायग्राम में भी मैंने यही शो किया है कि यहाँ पे 2p बैक बॉन्डिंग है इन केस ऑफ BF3, यहाँ पे क्लोरीन के केस में 3p 2p बैक बॉन्डिंग है, ब्रोमीन के केस में 4p 2p बॉन्डिंग है, और यहाँ पे 5p 2p बॉन्डिंग है। तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज कर रहा है इन केसेस में, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग यहाँ पे कम होगा, मतलब इसका सबसे ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होता है, देन दैट ऑफ दिस, देन दैट ऑफ दिस। क्लियर हो गया। देन अब आपका जो लास्ट इफ़ेक्ट आता है दैट इज़ स्टीरिक इफ़ेक्ट। तो स्टीरिक इफ़ेक्ट में अगर आप एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये बेस है, एक पिरिडीन बेस होता है ना,
पिरिडिन बेस होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, है ना। और इसके साथ ही आपने 2 मिथाइल पिरिडिन लिया हुआ है जिसको 2 पिकोलिन भी बोलते हैं, या 4 मिथाइल पिरिडिन लिया हुआ है जिसको आप 4 पिकोलिन बोलेंगे, 2 पिकोलिन एंड 4 पिकोलिन। तो जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो अब देखिए, जो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में मतलब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना डोनेटिंग। तो होना क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण ये दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों। लेकिन इन दोनों में से भी हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे CH3 इसके बहुत नज़दीक है, CH3 इसके बहुत क्लोज है नाइट्रोजन के। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। 2 पिकोलिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए बिकॉज ये इसके सबसे नियरेस्ट है टू द नाइट्रोजन। तो इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन विद ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इसका एक्चुअल ऑर्डर देखें तो 2 मिथाइल पिरिडिन जो है वो वीकेस्ट हो जाता है बेस, इट इज़ द वीकेस्ट बेस, है ना। ये देखिए ऑर्डर, ठीक है। तो ये वीकेस्ट बेस क्यों होगा, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण तो ये हाईएस्ट मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, है ना। तो ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। अब अगर ये जो सेकंड इमेज आप देखें, इनमें आप देख रहे हैं कि पिरिडिन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं बी मिथाइल 3 को, ये बी मिथाइल 3 है, नीचे जो है बोरोन मिथाइल 3 है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये इजीली। और यहाँ पे अगर आप 4 मिथाइल पिरिडिन की बात करें तो इसमें भी जो आपका CH3 ग्रुप है ना पिरिडिन में, वो दूर है ना, दिस इज़ फार अवे फ्रॉम दिस नाइट्रोजन जिसने कि डोनेट करने हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी डोनेट कर देगा, मतलब जो दोनों एक्सेप्टिंग एंड डोनर सेंटर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट हो रही है, ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है इन दोनों को कि भी ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जबकि आप अगर 2 पिकोलिन की बात करें, 2 मिथाइल पिरिडिन की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे ये जो दोनों के मिथाइल ग्रुप हैं ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं। देखिए कितनी हिंड्रेंस है, मतलब कितना एक दूसरे को ये धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। धक्का देंगे तो फिर ये अप्रोच कैसे करेगा इसको, नाइट्रोजन के लोन पेयर को अप्रोच भी तो करना है इसके सेंटर को, तो ये अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे इनके जो ग्रुप लगे हुए हैं, सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दैट्स वाई जो आपका 2 मिथाइल पिरिडिन है उसकी जो ये होती है 2 मिथाइल पिरिडिन की बेसिसिटी जो है वो लेस हो जाती है, तो दैट्स वाई इट इज़ लेस बेसिक। तो इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी है और स्टीरिक इफेक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर पिरिडिन और 4 मिथाइल पिरिडिन की बात करें तो मैं 4 मिथाइल पिरिडिन को पहले रखूँगी। 4 मिथाइल पिरिडिन को हैज़ ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ एंड दैट ऑफ द पिरिडिन। क्लियर हो गया। तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट। अब जो स्टीरिक इफेक्ट है इसमें अगर ये पिक्चर क्या शो कर रही है कि आपके पास लुईस बेस है अमोनिया और लुईस एसिड है BH3। यहाँ पे इजीली अडक्ट फॉर्म हो जाएगा क्योंकि ये जो ग्रुप हैं ये हाइड्रोजन है, स्मॉलर हैं, तो सॉरी किसी भी तरह की स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही है। जबकि अगर यहाँ पे इनके ग्रुप अगर बड़े बड़े कर दिए जाएँ, ये देखिए नाइट्रोजन के साथ जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है इसके ग्रुप्स भी बड़े कर दिए हैं और बोरोन के साथ भी ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए हैं, तो जो इसके जो सेंटर्स होते हैं ये एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाते। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को स्टीरिकली जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अडक्ट फॉर्मेशन इसमें नहीं हो पाती। जहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स लगे होंगे, सब्सटीट्यूएंट जहाँ बल्कियर लगे होंगे तो उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो लो हो जाती है, ठीक है, और उनको फ्रस्ट्रेशन होती है फॉर मेकिंग द अडक्ट। क्लियर हो गया इस डायग्राम से। अब यहाँ पे हम 2 तरह के स्ट्रेन पढ़ते हैं। देखो हमने बोला ना कि स्ट्रेन होगा या स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, तो 2 तरह के स्ट्रेन हम इसमें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम बी स्ट्रेन और एक पढ़ते हैं एफ स्ट्रेन। बी स्ट्रेन एंड एफ स्ट्रेन, एफ स्ट्रेन एंड बी, ठीक है। एफ मीन्स फ्रंट, एफ मीन्स
फ्रंट स्ट्रेन और बी मीन्स बैक स्ट्रेन, बी मीन्स बैक स्ट्रेन। अब यहाँ पे ये देखिए ये लुईस एसिड है जो कि अप्रोच कर रहा है नाइट्रोजन को, कर रहा है ना। अगर ये नाइट्रोजन के सेंटर को, नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर देने हैं, और अगर ये वाला लुईस एसिड और ये जो लुईस बेस है ये दोनों एक दूसरे के सेंटर को अप्रोच ना कर पाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टीरिक हिंड्रेंस हो दोनों के बीच में तो उसको फ्रंट स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन बनने के कारण, हिंड्रेंस के कारण ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पे बल्कियर ग्रुप लगे हुए हैं और ये इसको अप्रोच ना कर पाए। और अगर पर्टिकुलर बेस में या पर्टिकुलर एसिड में बल्कियर ग्रुप लगे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिथाइल लगा है, मिथाइल की जगह अगर आप इथाइल लगा दें यहाँ पे, तो इथाइल अगर आप लगा दें तो ये तो और भी बड़ा ग्रुप हो गया। ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को और ज़्यादा धक्का देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं बैक स्ट्रेन, जहाँ पे पर्टिकुलर एसिड या बेस के ही ग्रुप में हिंड्रेंस हो जाती है, जहाँ पे पर्टिकुलर एसिड या बेस के ही ग्रुप में जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बैक स्ट्रेन, है ना। और जो फ्रंट स्ट्रेन है उसमें आपका यहाँ पे हिंड्रेंस होती है जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो, ठीक है। इस डायग्राम से बैक स्ट्रेन और फ्रंट स्ट्रेन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके पास इसकी हम थोड़ी और इलेबोरेशन करें तो इसमें जो है फ्रंट स्ट्रेन क्या होता है, वेयर बाय बल्की ग्रुप्स मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द लुईस एसिड और लुईस बेस सेंटर टू अप्रोच एंड इंटरेक्ट। मैंने बताया ना, फ्रंट स्ट्रेन में लुईस एसिड और लुईस बेस जो के सेंटर्स ही एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ बल्कियर ग्रुप्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने पीछे भी किया ये, है ना। तो अगर पिरिडिन है तो इजीली ये एक दूसरे को अप्रोच कर लेंगे, लेकिन और फोर पिकोलिन है तब भी इजीली अप्रोच कर देंगे, लेकिन अगर 2 पिकोलिन आ गया और BF3 आ गया तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इस हिंड्रेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट, F स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया, F स्ट्रेन बोलते हैं। देन बैक स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे बैक स्ट्रेन इज एसोसिएटेड विद द स्टीरिक इंटरेक्शंस दैट डू नॉट डायरेक्टली इम्पीड द लुईस एसिड और लुईस बेस सेंटर्स। मतलब लुईस एसिड और लुईस बेस के सेंटर्स पे नहीं इसका कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये जो है ये स्ट्रेन जो है कहाँ होगा, ये स्ट्रेन होगा जहाँ पे आपका मतलब एडक्ट फॉर्मेशन जो है वो इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस के सेंटर्स पे नहीं इसका कोई फ़र्क पड़ेगा डायरेक्टली, पर इसमें जो है वो आपकी जो लुईस एसिड या लुईस बेस के साथ ग्रुप लगे हुए हैं वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है बैक स्ट्रेन में। तो देखिए यहाँ पे BR3 है, सपोज R इज़ द आर आर द एल्काइल ग्रुप्स। तो इसमें R जो हैं अभी यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें 3 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा ना, यहाँ पे जब ये इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया अब ये क्योंकि इसने बॉन्ड बना दिया विद द नाइट्रोजन, तो इसके ग्रुप जो हैं जो इसके ऊपर लगे हुए थे आराम से अरेंज्ड थे यहाँ पे, तो अब वो क्या हैं, वो एक दूसरे को स्टीरिकली हिंडर्ड करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये यहाँ पे एक दूसरे को स्टीरिकली हिंडर्ड करेंगे, तो उसकी वजह से अडक्ट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं हम बैक स्ट्रेन, जहाँ पे फ्रंट साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बैक साइड में स्टीरिक हिंड्रेंस होनी शुरू हो जाती है जब ये एडजस्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रायगोनल ज्योमेट्री टू द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, ठीक है। क्योंकि टेट्राहेड्रल तो मोर हिंडर्ड ही होती है ना, और भी ज़्यादा हिंड्रेंस होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक।